तो चलिए नाजरीन बढ़ते आगे। जहाँ वज़ीर दिफा की हमने बात की है, वही अब जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की भी बात करते हैं, क्योंकि कल नई दिल्ली के अंदर एक तकरीब मुनक्कद हुई और तकरीब के दौरान जहाँ एक किताब की रस्मी इजराई अंजाम दी गई है, उस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के हालात और जम्मू कश्मीर की सियासत पर भी एलजी ने जब खिताब किया इस तकरीब के दौरान, तो उन्होंने जिक्र किया है कि दफ़ा 370 यानी कि 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात बने हैं, उस सिलसिले में एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से जिक्र किया गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से तब्दीली आई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि किसी पार्टी किसी जमात का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा है कि जिस तरह से खानदानी सियासत जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही थी, उसकी वजह से जम्मू कश्मीर की आवाम को नाइंसाफी और जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ हुई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का इस्तेसाल हुआ है, ये एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से कहा गया है। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से लोगों का इस्तेमाल हुआ है, लोगों के साथ नाइंसाफी हुई, लेकिन दफ़ा 370 के खात्मे के बाद ही यानी कि 5 अगस्त के बाद ही जम्मू कश्मीर के अंदर तब्दीली आई है। उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि जो इलाही पसंद है या दहशत गर्दी है, करप्शन है और खानदानी सियासत है, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए और जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात हैं वो तब्दील हो गए हैं। और तामीर और तरक्की जिसका ख्वाब वज़ीर आज़म की जानिब से देखा गया है, उसमें जो है कोशिश लगातार जारी हो और इंतजामिया के साथ साथ मरकजी हुकूमत की जानिब से भी जम्मू कश्मीर में तब्दीलियां लाई जा रही है। दरअसल दिल्ली के अंदर एक तकरीब थी जहां पर एक किताब लॉन्च की गई, द टू कश्मीर नाम से खालिद जहांगीर की किताब थी और इस तकरीब का हिस्सा लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। रात को वो दिल्ली पहुंचे और आज सुबह उन्होंने वापस जम्मू कश्मीर जाना, क्योंकि वज़ीर दिफा का भी दौरा है। पहली खबर में हमने आपको बताया मनोज सिन्हा का वहां रहना जरूरी है, तो वहां उस तकरीब का वो भी हिस्सा होंगे बडगाम के अंदर। तो दिल्ली के अंदर इस तकरीब में जहां किताब उन्होंने लॉन्च की, किताब के अंदर जो दोनों तरफ, उस तरफ की कश्मीर की और इस तरफ की जम्मू कश्मीर की हालात की अक्कासी करने की कोशिश हुई है, उस पर उन्होंने एक नज़र दौड़ाई। और दूसरी बात, निशाने पर एक तरह से सियासी जमातें भी वो तमाम थी जिन्होंने हाल ही में या माजी करीब में इस तरह के बयानात दिए हैं, जिसमें सरकार का वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि लोगों को या बिलखुसूस नौजवानों को भड़काने की कोशिश है और हालात को ख़राब करने में उतना ही रोल इन पॉलिटिशियंस का है जिनने उल्टे सीधे बयानात दिए हैं जितना पाकिस्तान का है। ये कल भी इस फंक्शन के दौरान उन्होंने बात दोहराई है। सबसे बड़ी बात जो भारत पाकिस्तान के ताल्लुक से, उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से इस जम्मू कश्मीर का या उस तरफ के जम्मू कश्मीर का कोई मुवाजना नहीं किया जा सकता। सूरत हाल वहां इंतहाई खराब है और इस सारी सिचुएशन में 2-2.5 बरसों के दौरान जो इकदाम सरकार ने उठाए हैं, अगर कोई इन्हें सही नहीं ठहरा सकता है तो कम से कम उल्टे सीधे बयान या मुल्क या रियासत मुखालिफ कुछ ऐसी चीजें करके या ऐसे इकदाम करके वो बयानात देने की और अपनी बात दिल्ली तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिससे वो भी जिंदा रहें, उनका वजूद जिंदा रहे। दिल्ली से बयान उनका सामने आया और दहशतगर्दी या बाकी जो अवाम या समाज मुखालिफ काम थे उनसे निजात दिलाने में 370 का खात्मा जरूरी था, जो इनने किताब के हवाले से बात करते हुए कहा। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर का ये बयान उस वक्त सामने आया जब इन्फेंट्री डे भी या यौम इल्हाक भी साथ साथ मनाया जा रहा था जम्मू कश्मीर के अंदर, और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए नई दिल्ली से पैसा तो बहुत जाता रहा, लेकिन गलत इस्तेमाल हुआ। अगर ये इस्तेमाल हुआ होता शायद आज ना ये किताब लिखने की जरूरत पड़ती, ना ये बात करने की जरूरत पड़ती जो वो कह रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर को सुनिएगा दिल्ली में इस तकरीब में जो उन्होंने खिताब किया है, उसकी चंद और बड़ी बातें आपके सामने रखते हैं। खासतौर से वेस्टर्न मीडिया का एक बड़ा सेक्शन है जो झूठ को फैलाने में काफी इस इकोसिस्टम की मदद करता है। बात वो डेमोक्रेसी की करता है, लेकिन इस झूठ को फैलाने में मैं समझता हूं कि पाकिस्तान से ज्यादा योगदान उन लोगों का है। और मुझे विश्वास है कि द टू कश्मीर पढ़ने के बाद देश और दुनिया के प्रबुद्ध जनों को ये अंतर साफ तौर पर नजर आएगा। ये सच है कि मैं उस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन पिछले 2.5-3 वर्षों में मैं कह सकता हूं कि एक सामान्य आदमी के मन में एक धारणा बैठी है कि नहीं, सिस्टम काम कर सकता है। और मैं मानता हूं कि दुनिया में जो दो सबसे बड़े आविष्कार हुए, अगर ह्यूमैनिटीज में देखें तो रूल ऑफ लॉ और विज्ञान में देखें तो व्हील, इससे बड़ा ओरिजिनल आविष्कार कोई नहीं है दुनिया में। तो रूल ऑफ लॉ, जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसा रूल ऑफ लॉ में कायम हो जाए, ये मैं मानता हूं कि बड़ी भारी उपलब्धि है। सीआईडी की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, किसी की मृत्यु के पश्चात 3 लाख लोग इकट्ठे होंगे, कश्मीर में चलना दुभर हो जाएगा।
मुझे लगता है कहीं खनक भी नहीं आई, और एक नहीं कई कई घटनाएं आप लोगों ने देखी हैं। अब आम आदमी को ये यकीन हो गया है कि नहीं साहब, कानून का राज चलाया जा सकता है। कुछ लोग इसके खिलाफ तर्क देते हैं कि ये भय के कारण है, ये तर्क चलाने की कोशिश करते हैं और विस्फोट हो जाएगा, भविष्यवाणी भी करते हैं लोग। मुझे लगता है कि आईना लेकर के लोगों को अब देखना चाहिए, विचार करना चाहिए। एक माहौल ये बनाया गया था। मैंने एक दिन एक बात कही थी कि कुछ लोग ये कोशिश करते हैं कि यहां तब तक सब कुछ ठीक नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान के साथ आप नहीं जुड़ जाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को यहां पहुंचाया है, और मैं मानता हूं कि वो ज्यादा गुनाहगार हैं उन लोगों से जिन्होंने आतंकवाद से सीधे अपना रास्ता रखा है। ये ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि जब तक आतंकवाद एक सर्टेन लेवल ऑफ वायलेंस, मिलिटेंसी, टेररिज्म नहीं रहेगा तो दिल्ली में हमें नहीं कोई पूछेगा। मुझे लगता है कि इनको भी अब लोग धीरे धीरे समझ गए हैं और जान गए हैं। मैं खालिद साहब से केवल एक बात कहूंगा कि ढेर सारा आपने रिसर्च किया है, लेकिन जम्मू कश्मीर निश्चित रूप से पीओजेके से कोई तुलना नहीं। मैं आगे अभी बताऊंगा, जो आंकड़े आपने दिए, आज मैं जहाज में ही पढ़ रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि जितना पैसा भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को दिया है, अगर उसका सदुपयोग हुआ होता तो आज जहां हम हैं उससे कहीं बहुत ज्यादा आगे रहे हुए। तो एक पत्रकार के नाते, एक आलोचक के नाते मुझे लगता है कि ये भी हमको ईमानदारी से लिखना चाहिए कि हम जहां पहुंचे हैं वो हमारे संतोष का विषय नहीं है। अब जो पीओजेके है, कर्ज से डूबा हुआ देश, मैं समझता हूं कि वहां न सड़क है, न अस्पताल है, न स्कूल हैं, और अपने आवाम को, युवाओं को बुनियादी सुविधाएं भी वो नहीं दे पा रहे हैं। अब जो ये काम नहीं कर पा रहा है वो क्या करेगा? एक दिन मैंने श्रीनगर में एक किस्सा सुनाया तालिबानी कमांडर का। एक तालिबानी कमांडर था, बड़ा क्रूर था, कहीं भी हत्या करता था। स्कूल हो, अस्पताल हो, इवन मैयत में भी लोग जा रहे हैं तो गोली चला देता था, लोगों को मार देता था। तो उसका एक परिचित आदमी था, उसने पूछा उससे, कैसा क्यों करते हो तुम? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तुमको ये नहीं लगता कि समाज में तुम्हारी इमेज, छवि बहुत खराब होगी? तो उसने कहा कि देखो भाई, हम स्कूल दे नहीं सकते, हम अस्पताल दे नहीं सकते, हम सड़क बना नहीं सकते, हम ट्रेन चला नहीं सकते। हम एक ही काम कर सकते हैं कि लोगों में सिक्योरिटी की भावना पैदा करें। और वो कैसे पैदा करेंगे? पहले उनको इनसिक्योर करेंगे, और तब उनको ये भरोसा होगा कि जब तक तालिबान का शासन नहीं आएगा तब तक सब कुछ ठीक नहीं होगा। अब ये जो हमारे पड़ोसी की स्थिति है, न सड़क, न शिक्षा, न चिकित्सा, माने कोई जो भी नागरिक के जीवन की न्यूनतम सुविधाएं वो मुहैया कराने में इतनी आर्थिक बदहाली है कि वो कर नहीं सकते। तो सीधे नहीं, क्योंकि सीधे उन्होंने आजमा लिया है कई बार, वो संभव नहीं है कि सीधे आप कुछ कर सकें। तो फिर ये सहारा लेकर के यहाँ के युवाओं को बरगलाने की, उनमें ये बात विश्वास दिलाने की कि भाई भारत आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। भाई जो अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकता है वो जम्मू कश्मीर के लिए क्या करेगा? एलजी मनोज सिन्हा दिल्ली की तकरीब से खिताब कर रहे थे, और बातें आपके सामने जो कुछ बड़े बयानात थे, पैसा गलत इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ, और बिना नाम लिए कहीं ना कहीं सियासी जमातें निशाने पर उनके गौहर इस बार थी। बिल्कुल, एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से ये तकरीब के दौरान जहां उन्होंने किसी पार्टी का नाम लिए बगैर कहा है कि जो मरकजी सरकार की जानिब से फंड्स वागुजार किए जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की के लिए, उनका गलत इस्तेमाल हुआ और जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ नाइंसाफी